हेलो, खमा गणी। दिस इज़ विक्रम सिंह। सो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि यूपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशंस में हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज होता है और हिस्ट्री कोर सब्जेक्ट्स में से आता है। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री जो है वो चार हिस्सों में बांटा गया है। पहला है एंशियंट, दूसरा है मिडाइवल, तीसरा है मॉडर्न, चौथा है वर्ल्ड हिस्ट्री और लास्ट में आता है इन सब में से आर्ट एंड कल्चर। सो इसमें आर्ट एंड कल्चर सबका मिला जुला के मोस्टली ये कंप्राइज करता है मिडिवल और एंशियंट से। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं तो अब देखते हैं हम कि यूपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन में एग्जाम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज ऑफ सिलेबस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि क्या आ रहा है। जैसे हम कहीं खाने जाते हैं कुछ भी रेस्टोरेंट में या कुछ भी, तो पहले हम वहाँ देखते हैं ना कि मेन्यू में क्या है, मतलब कॉन्टिनेंटल डिश है, रशियन है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है। तो उस हिसाब से पहले हमें ये बहुत ज़रूरी होता है कोई लड़ाई लड़ने से पहले कि अपने शत्रु के बारे में जान लेना। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सिलेबस की। फिर आते हैं हम पीवाईक्यूज़ पे। तो पीवाईक्यूज़ हमें ये दिखाते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन अगर हमसे हो रहे हैं तो मतलब हम सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम कि जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उनकी हमारे पास इन डेप्थ एनालिसिस होनी चाहिए उन टॉपिक्स की। और इन डेप्थ एनालिसिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में जो हम पैटर्न देख रहे हैं यूपीएससी का या फिर यूपीपीसीएस का, तो उसके अकॉर्डिंगली यही है कि कुछ भी क्वेश्चंस अब बहुत डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। जो भी टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं इस साल का, खासकर अगर हम क्वेश्चंस देख लें तो बहुत ही डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि बी रेडी फॉर द एडवेंचर, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है। जैसे इस साल के क्वेश्चंस अगर हम देख लें तो उसमें क्षेत्र पत्नी का क्वेश्चन आया हुआ था। वो इतना अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था कि उसको ना कर पाना बहुत नेचुरल था, क्योंकि जिसको आता होगा बहुत ही ज्यादा वो इशारा था। और क्या गारंटी है कि एक ग्रंथ में वो लिखा हुआ है दूसरे ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम रिक्वायरमेंट्स। अब आते हैं हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री जो है हमारे GS1 मेंस में आता है। उसके बाद अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में इसका ठीक ठाक वेटेज होता है, जो कि लगभग 15 से 20% के आसपास होता है। मतलब कह सकते हैं 1/5 ऑफ द पार्ट जो हम प्रीलिम्स में एग्जाम देते हैं वो जीएस मतलब हिस्ट्री से आ रहा होता है। अब हिस्ट्री में क्या है कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का होता है, फिर आर्ट एंड कल्चर का होता है, फिर एंशियंट मिडिवल। क्योंकि दोनों कंबाइंड हैं इसीलिए इनको अलग लिख दिया मैंने, क्योंकि मिडिवल से बहुत क्वेश्चंस कम आते हैं अब धीरे धीरे करके, और इस साल तो खैर ना के बराबर ही क्वेश्चन थे। तो मॉडर्न की बात करें अगर हम यहाँ, तो 7 से 8 क्वेश्चन मॉडर्न के होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के होते हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं एंशियंट और मिडिवल दोनों मिला के। ओके, सब अब हम देखेंगे कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा इस पेपर को लेके। तो अप्रोच की अगर बात करें हम लोग, तो पहले हम इनको दो हिस्सों में बांटेंगे कि प्रीलिम्स के लिए अप्रोच क्या रहेगा और मेंस के लिए अप्रोच क्या रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी युद्ध लड़ने के पहले हमारे पास अपने हथियार सशक्त होने चाहिए, प्रॉपर हथियार होने चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या हथियार है, प्रॉपर नोट्स हमारे पास होनी चाहिए, और वो भी रिलायबल सोर्सेज से। ऐसे नहीं कि एरू गैरू सोर्सेज से जिसको हम लिखें तो वहाँ पे कोई क्रेडिबिलिटी ना हो। तो ऐसे में हम एनसीईआरटीज को बेस्ट सोर्स मानते हैं, और एनसीईआरटीज में भी अपडेटेड एनसीईआरटीज को देखना है हमने कि क्या पढ़ना है, वो कौन सी एनसीईआरटी के किस सोर्स में है। तो जो नई एनसीईआरटीज हैं वो ज़्यादा रिलायबल हैं, इसीलिए तो वो ले आई गई हैं क्योंकि वो रिलायबल हैं। अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जो लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ आर्य शर्मा पढ़ लिया, फिर बिपिन चंद्रा पढ़ लिया, ठीक है, सतीश चंद्रा पढ़ लिया तो हो जाएगा काम। नहीं, सिर्फ बुक रीडिंग से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। ओनली रीडिंग ऑफ बुक्स विल नॉट बी एनफ। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है फॉर प्रीलिम्स, कि लोग सोचते हैं खूब सारे मॉक्स लगा लेते हैं, खूब सारे लगा लेते हैं, विजन के लगा लेते हैं, जीएस स्कोर के लगा लेते हैं, अलग अलग कोचिंग्स के लगा लेते हैं, तो उससे काम बन जाएगा। नहीं, ये बहुत गलत अप्रोच होता है। इससे क्या होता है, आप अननेसेसरी केओस में पड़ोगे। क्या होगा कि मॉक्स में ऐसा होता है, देखो सारा गेम है साइकोलॉजी का होता है। तो मॉक्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि मॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका कोई सच्चाई से वास्ता दूर दूर तक नहीं होता है। तो मॉक्स आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, साथ में हैफजार्ड करेंगे आपकी तैयारी को। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप पीवाईक्यूज देखिए, उनकी इन डेप्थ एनालिसिस कराइए। हम लोग भी कराएंगे, अभी जब एग्जामिनेशन आएंगे उसके पहले हम लोग खुद कराएंगे। मैं अपने बारे में बता दूं तो मैंने एक बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है, जो कि यूपीएससी ही कराता है, और मैंने 2 बार यूपीपीसीएस के इंटरव्यूज दिए हैं। तो ये है मेरी, तो यही तरीका होता है जैसे कि हम इन चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं। तो पीवाईक्यूज सबसे अच्छे सोर्सेज होते हैं हमें, क्योंकि देखो नॉलेज के लिए तो आप पढ़ाई कर ही रहे हैं ना।
रही बात अप्लाइड पोर्शन की, तो पीवाईक्यूज करिए, पीवाईक्यूज में अप्लाई करिए अपने नॉलेज। हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक नहीं होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, इनका सिलेबस फिक्स्ड होता है, तो इसमें बहुत कुछ डिफरेंस नहीं चाहिए होता है। ओके, अब लास्ट पॉइंट क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे ज़रूरी होता है कि आपको ये जानना कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, rather देन व्हाट टू स्टडी। क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अभी आप मार्केट में चले जाओ, आपको ऐसे पचासों सोर्सेज मिलेंगे जो लगेगा कि यार ये पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, वो पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उनका कोई रिलायबिलिटी, वो सिर्फ आपको क्योस क्रिएट करेंगे। देखिए, आप सब कुछ नहीं जान सकते हैं, इसीलिए सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आप श्योर शॉर्ट टॉपिक्स पे पढ़े रहिए, और उससे क्या होगा, आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा, और आप देखोगे कि आपके पीवाईक्यूज हो रहे हैं, एग्जामिनेशन में जाओगे वहां पे एक्चुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो रहे होंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। उसके बाद आगे हम इसके इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमें देखना होगा कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है। ओके, सो अगर हम मेंस की बात करें, तो मेंस में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, कि जितना ज्यादा हो उतना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, नो अदर शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो इसीलिए बहुत सारी कोचिंग्स को मैं देखता हूँ कि जो प्रीलिम्स की तैयारी अलग करवाती हैं और मेंस की तैयारी अलग करवाती हैं, ऐसा नहीं होता है। ये जो तैयारियां होती है ना प्रीलिम्स और मेंस की, ये इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, दोनों के साथ में एक साथ तैयारी होती है। तो इसीलिए हमें दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलना होता है। वो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलना होगा। तो प्रीलिम्स में हम जो पढ़ते हैं वो मेंस कम प्रीलिम्स की तैयारी होती है। तो हम प्रीलिम्स जब जाते हैं तो वहाँ फैक्ट्स अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि सबसे हमें लिखना कैसे है और क्या लिखना, मतलब स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी, कहाँ पे कितना आंसर लिखना है, कितना फैक्ट्स पुट करना है कि नहीं करना है, ये सब की जानकारी आपको मिलती है टॉपर्स के मेंस आंसर राइटिंग की कॉपीज, जो कि आपको विजन जैसी साइट्स पे मिल जाती हैं इजीली। कहीं पे पेड होती हैं, कहीं पे अनपेड होती हैं, मतलब मिल जाएंगे, आप गूगल पे डालिएगा तो आप लोगों को टॉप वो मिल जाएंगी टॉपर्स की। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हमारा मेन्यू कार्ड, कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम बात करें एंशियंट, तो आज हम एंशियंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है स्टोन एज। स्टोन एज में अपर, मिडिल, लोअर, इसको हम फिर ब्रॉड में एंड सो ऑन, मतलब कि और जो इनके डिफरेंशिएशन है कि नियोलिथिक, मेसोलिथिक, वो पूरा इसमें कंप्लीट आ जाएगा। तो पहला हमारा स्टोन एज है, फिर आता है कैलकोलिथिक एज। कैलकोलिथिक एज वो एज है जब हम देख रहे हैं कि ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द स्टोन एज टू द सिविलाइज सोसाइटी। तो ये हमारा आता है कैलकोलिथिक पीरियड में, जब हम देख रहे हैं कि प्रिकर्सर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद हम बढ़ जाएंगे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के ऊपर। इसमें हम प्रॉपरली पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग क्या थी, इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या थी, और उसके बाद ये क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या इनकी प्रैक्टिसेस थी, ट्रेड व्यवस्था इनकी कैसी थी, ये हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये होगा सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। उसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे है, वो हमारा है सिनोली एक्सकवेशन। ये कहीं नहीं पढ़ा जाता है। तो सिनोली एक्सकवेशन जो हैं, ये हम देखेंगे, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिनोली एक्सकवेशन हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे एज ऑफ आर्यंस के ऊपर। अब यहाँ मैंने लिखा ब्रेकिंग द मिथ, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपको न्यू वाली एनसीईआरटीज पढ़नी है जो भी लास्ट ईयर लॉन्च हुई हैं। तो मिथ कैसा है, जैसे अब आर एस शर्मा पढ़ोगे तो उसमें नहीं लगेगा कि आर्यंस जो थे वो बाहर से आए थे और वो यहाँ पे आए, वो गाय यहाँ पे लेके आए, उसके पहले से पहले यहाँ गायें नहीं होती थी। तो ये सब मिथ थे जो कि ब्रेक किया गया है, तो इसके लिए हमें न्यू फैक्ट्स पे अपडेटेड रहना होगा। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे ऋग्वेदिक एज में। ऋग्वेदिक एज के बाद हमारा आता है लेटर वेदिक। तो ऋग्वेदिक एज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड को। तो इन दोनों को पढ़ने के बाद हम सोसाइटी का यहाँ पे बात करेंगे, कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, कैसे ट्रेड प्रैक्टिसेस चेंज हो रही है, और कैसे अदर प्रैक्टिसेस में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम आएंगे महाजनपद पीरियड में, जो षोडश महाजनपद यानी 16 महाजनपद हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जिनका अलग अलग सोर्सेज में वर्णन किया गया है, उनके बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद आएगा हमारा राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज आएगा, कि अलग इनके बारे में पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि इनकी फिलोसफीज क्या थी, लिटरेचर क्या थे, और इन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया सोसाइटी को। ये सब हम टोटल उस टाइम हम कवर अप करेंगे दोनों के बारे में, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के बारे में। उसके बाद हम आएंगे राइज ऑफ मगध। अब मगध का राइज हो रहा है, जो 16 महाजनपद उनमें से एक महान महाजनपद जो राइज करेगा वो है मगध। और इसके डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज जो हैं, जैसे कि हर्यंक डायनेस्टी हो गई, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी है, उसके बाद नंद डायनेस्टी है, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे प्री मॉडर्न हिस्ट्री पे, कि नंद पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जो धनानंद है उसके पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद
ये हो जाएगा हमारा प्री मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके बाद हम पर्शियन इन्वेजन, ये बहुत कम जगह या नहीं के बराबर पढ़ाया जाता है, तो हम पर्शियन इन्वेजन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ। फिर हम आएंगे अलेक्जेंडर और ग्रीक्स के ऊपर। अलेक्जेंडर आया था, कैसे आया था, कब आया था, क्या चेंजेस हुए उसके आने से, क्या कल्चरल चेंजेस हुए जब दो कल्चर आपस में इंटरमिंगल्ड होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री का है, वो है मॉडर्न एज। तो मॉडर्न एज में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चाणक्य चंद्रगुप्त एंड विल गो फर्दर अप टू द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एज। अशोक पीरियड पूरा कवर अप करेंगे, इसमें एडिक्ट्स पढ़ेंगे, माइनर एडिक्ट्स, मेजर एडिक्ट्स, ये सब हम कवर अप करेंगे इसमें। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अगले पॉइंट्स पे। ओके। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि शुंग डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि शुंग डायनेस्टी बहुत ना के बराबर पढ़ाई जाती है, शुंग डायनेस्टी अलग में। और हाँ, कुछ डायनेस्टीज ऐसी भी हैं जिसमें मैं ऐड ऑन करूंगा जो कि नई वाली एनसीईआरटीज में आई हैं, जैसे कलिंग की डायनेस्टी हो गई। इन सब डायनेस्टीज को यहाँ ऐड किया जाएगा। उसके बाद हम आएंगे इंडो ग्रीक्स, शाकाज, कुशाण एंड पार्थियन। ये हम फॉरेन उसमें आ जाएंगे पूरा कि फॉरेन से कौन कौन लोग आ रहे हैं, जैसे कि इंडो ग्रीक्स हो गए, शकाज हो गए, कुशाण हो गए और पार्थियंस हो गए। इनमें हम पूरा गो थ्रू करेंगे अच्छे से। ओके। उसके बाद हम आएंगे कनिष्क का पीरियड, क्योंकि उसमें हम देखेंगे बहुत सारे जो स्कल्पचर्स बन रहे हैं, जो पत्थर की मूर्तियां बन रही हैं, उसमें बहुत ही वृहद रूप से बदलाव आ रहे हैं, तो हम कनिष्क के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे गुप्त पीरियड पे। गुप्त काल में हम देखेंगे, क्योंकि गुप्ता काल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद मौर्य से भी इंपॉर्टेंट काल मैं कह सकता हूँ है, क्योंकि इस समय पे हमें मतलब बोलते हैं भारत का, इसे गोल्डन पीरियड बोलते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया बोलते हैं, इंडियन हिस्ट्री। तो ये गुप्ता पीरियड पे हम आ जाएंगे। गुप्ता पीरियड में हम पूरा इसका स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। उसके साथ में, इसी के साथ में हम वकटका एम्पायर भी देखेंगे, क्योंकि इनकी जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, वो वकटका प्रिंसेस थी, मतलब उनकी उनसे शादी हुई थी वकटका प्रिंस से। उस टाइम हम इनको भी देखेंगे साथ में। और अदर मतलब जो अदर रीजनल डायनेमिक्स हैं, अदर रीजनल किंगडम्स हैं इस टाइम पे, उन्हें भी देखेंगे हम लोग। फिर हम आएंगे हूण इन्वेजन पे, कि हूण इन्वेजन कर रहे हैं और कैसे माइटी फॉल ऑफ माइटी गुप्तास, जो इतने बड़े गुप्ता एम्पायर, कैसे वो ढह जा रहा है। फिर हम आएंगे हर्षवर्धन के पीरियड पे, क्योंकि इस टाइम पे भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे, क्योंकि फॉरेन ट्रैवलर्स आ रहे हैं इस समय पे और उनके काफी रिच अकाउंट्स हैं इस टाइम के। और राइज ऑफ बुद्धिज्म फिर से हो रहा है, रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म आफ्टर मौर्य एम्पायर इस टाइम बहुत तेजी से हो रहा है। तो हर्षवर्धन का एरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम आ जाएंगे साउथ इंडिया में, पहुंचेंगे हम संगम एज पे। संगम काल जो था ये बहुत पहले से स्टार्ट होता है, मानते हैं ऐसा कि मदुरई में 3 संगम मीटिंग्स हुई हैं और ये कई हजार बीसी तक हुई हैं, तो हम इनको पूरा अच्छे से डिटेल में कवर अप करेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे चेराज, चोलाज एंड पांड्यास पे। तो इनके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे, चाहे वो एंशियंट वाले, मतलब ये इसमें 2 हैं, एक नए में आते हैं 9th-10th सेंचुरी के आसपास, हम पुराने वाले पे पढ़ेंगे, चोड़ाज एंड पांड्यास। फिर हम आएंगे सतवाहन डायनेस्टी पे। सतवाहन डायनेस्टी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आउट ऑफ मोस्ट ऑफ द डायनेस्टी जो हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये इसमें थोड़ा सा माताओं को या फिर औरतों को थोड़ा सा इसमें ज्यादा प्रभाव दिया गया है, क्योंकि इसमें नाम जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ऐसे नाम है जिसमें माताओं का नाम इस्तेमाल किया गया है। और साथ में इस समय में गोल्ड कॉइन्स और भी मतलब ट्रेड प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी चल रही हैं, तो सातवाहनास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम आएंगे पल्लवाज एंड चालुक्यास पे साउथ इंडिया में, फिर राष्ट्रकूटास पे आएंगे, फिर इंपीरियल चोड़ास पे आएंगे, जो बाद में आ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ 9th-10th सेंचुरी के आसपास आएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो कहीं नहीं पढ़ाया था वो है कारकोटाज ऑफ कश्मीर, कि कश्मीर में कारकोट डायनेस्टी थी जिसका एक बहुत ही महान रूलर रहा है ललितादित्य मुक्तपीड। मैं आपको बताऊं कि उसका किंगडम मंगोलिया तक रहा है, इतना बड़ा किंगडम रहा है, शायद अलेक्जेंडर से भी बड़ा किंगडम था उसका, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन साल दर साल आ रहे हैं और जिस हिसाब से हम यूपीएससी के पैटर्न्स को अगर देखें, तो जितना ज्यादा वो डायनेमिक होता जा रहा है, जितना बदलता जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम रीजनल डायनेमिक्स को भी ध्यान में रखें। ओके। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, अब हमने सब कुछ तो जान लिया कि हमें बनाना क्या है, खाना कैसे है, लेकिन सोर्सेज बनेगा किन चीजों से, ये जानना जरूरी है। तो सोर्सेज में हम एंशियंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो न्यू एनसीईआरटीज हम पढ़ेंगे। तो न्यू एनसीईआरटीज मतलब जो भी लास्ट ईयर ही आई हैं, पब्लिश हुई हैं, उसमें क्लास 6th और 7th की एनसीईआरटीज में प्रॉपर एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया गया है। पहले में क्या होता था, क्लास 6 में होती थी, तो इसीलिए उनको पढ़ने के बाद फिर हम ओल्ड एनसीईआरटीज पे आएंगे, जिसमें क्लास 6 को पढ़ेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी इसमें 6-7 आएगा, इसमें ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 है जो आवर पास्ट पार्ट 1 के नाम से है। फिर एनसीईआरटी क्लास 12 मतलब अभी जो चल रही हैं, उसमें थीम 1, ठीक है ना, थीम 1 पे आएंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डोंट रीड आर ए शर्मा। क्यों मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स इसमें गलत हैं, जो कि अगर आप इनके चक्करों में, क्योंकि देखो पहली बात तो यूपीएससी कोई स्टैंडर्ड बुक प्रिस्क्राइब नहीं करता, इसके लिए इसीलिए उसके पास लिबर्टी होती है कि वो कब किनको माने कब किनको ना माने। तो इसीलिए मेरा जहां तक मैंने अपना खुद का जर्नी देखी है यूपीएससी और पीसीसी एग्जामिनेशंस में, तो
आर्य शर्मा में बहुत सारे फैक्ट्स गलत हैं जो कि कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हैं लेफ्ट हिस्टोरियन से। जैसे एग्जाम्पल दूं आपको मैं, गोघना का एग्जाम्पल, एक टर्म है गोघना, तो गोघना में बोल रहे हैं कि लिटरली गाय काट दी जा रही है, बली ऑफ काऊ, लेकिन वो बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है। तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स गलत हैं, तो इसलिए आर एस शर्मा को मत पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिटेल्ड क्लास नोट्स बनाइए, खुद के क्लास नोट्स बनाइए डिटेल्ड। और मैं भी इस चीज को, हिस्ट्री को मैं खुद यहाँ पे रेगुलर वीडियोस अभी जब भी डालना स्टार्ट करूंगा, एक दो दिन के अंदर मैं डालना स्टार्ट करूंगा, आपको उसके लिए नोटिफाई कर दिया जाएगा चैनल्स पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड क्लास नोट्स बनाइए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना, खुद से नोट्स बनाते हैं, क्लासेस करते हैं, तो उस टाइम पे रिलायबिलिटी इन नोट्स की बहुत बढ़ जाती है। सेकेंडली, आपको याद बहुत अच्छे से होते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा एक एंशिएंट हिस्ट्री को लेके ब्लूप्रिंट जो कह सकते हैं हम लोग, और इसी पे हम वर्क करेंगे और सक्सेसफुली रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप हिस्ट्री यहाँ से इस चैनल के थ्रू या मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इसके बाहर से क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। ये मेरी गारंटी है। क्लास करिए, उसके बाद देखिए आप लोग खुद से। और तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद और घनी खम्मा।